तो बच्चों अपन ने 3 क्लास कर ली है पंचकर्मा की। आज 4th क्लास है। 4th क्लास अपनी छोटी सी रहेगी, मैंने पहले बता दिया था आपको। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और जो क्लासेज है पंचकर्मा की उसमें। माई सेल्फ डॉक्टर MKS, मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ पंचकर्मा की। आप सभी को पता है मेरे बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो अपन ने अष्ट महादोष का भाव कर लिया था। संशोधित व्यक्ति की उपमाएं मैंने बता दिया था। उपमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह उपमा मिलेगी आपको। वही जो पंचकर्मा कराया व्यक्ति है उसकी क्या उपमा है, पंचकर्म की क्या उपमा है। इसी तरीके से बमन की आएगी, बस्ती की आएगी, रक्त मोक्षण की आएगी, मतलब अलग अलग की उपमाएं आएंगी। तो ये आपको एकदम लास्ट में जब पूरा सिलेबस पूरा होगा ना तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये में ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन यहाँ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले कोष्ठ व अग्नि परीक्षा का महत्व। ये कोष्ठ है, कोष्ठ अग्नि परीक्षा का महत्व है। ओके, ये अपन करेंगे। तो अग्नि परीक्षा और कोष्ठ परीक्षा। अग्नि परीक्षा कैसे होती है कि भाई आपको अपन देख थोड़ी सकते हैं अग्नि को, अग्नि को देख नहीं सकते। तो अग्नि को कैसे पता लगे भाई आपकी जो कैपेसिटी, इनटेक ऑफ कैपेसिटी मतलब अवहरण शक्ति, कितना खाना आप खा रहे हो, और डाइजेस्टिव कैपेसिटी, खाना खा तो रहे हो, मतलब आपको अच्छा लगा, टेस्ट लगा, आपने ज्यादा खा लिया, ठीक है, आपने द्रव बहुत सारा खा लिया लेकिन पचा ही नहीं वो, मतलब डाइजेस्टिव नहीं हुआ, तो वो कोई मतलब नहीं है ना, उससे पता थोड़ी चलेगा। लेकिन कितना ले रहे हो, कितना पच रहा है, उस हिसाब से आपकी अग्नि की परीक्षा हो जाएगी। क्लियर। अब देखो कोष्ठ परीक्षा। कोष्ठ परीक्षा क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों तरीके से। कि कोष्ठ परीक्षा रचनात्मक और क्रियात्मक, कि जन्म से मल जाने की दैनिक क्रिया, कि जन्म से आपका कोष्ठ कैसा है। कोई व्यक्ति आपसे पूछेंगे आपका कोष्ठ कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? कोष्ठ कोई ऐसी वो चीज नहीं है, मतलब एनाटॉमिकल कोई चीज नहीं है। इसकी जो कोष्ठ होता है, अमाशय पक्वाशय, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। लेकिन जो ये कोष्ठ की बात हो रही है ना, जो इस समय अपन कर रहे हैं, वो कोई एनाटॉमिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। ये आपको समझनी पड़ेगी किस तरीके से। जन्म से मल जाने की दैनिक क्रिया, कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्रूर कोष्ठ, मतलब क्रूर कोष्ठ है कि मध्यम कोष्ठ है या मृदु कोष्ठ, कैसे पता चलेगा कि आप दिन में कितनी बार फ्रेश होने जाते हो डे में। जैसे कि सुबह गए आप, सुबह कितना टाइम लगता है आपको फ्रेश होने में, ठीक है, एक बार जाते हो या 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो। मल कैसा जाता है? मल पतला जाता है, गाढ़ा जाता है, ये बिना बिना किसी रोग के है। देखो रोग में तो चेंज हो जाता है, डिजीज में किसी भी तरीके से चेंज हो जाता है, लेकिन जब आपके नॉर्मल अवस्था में, उस हिसाब से कैसे जाते हो? सुबह जाते हो 5 मिनट में फ्रेश हो जाते हो, बहुत से बच्चों को 30 मिनट लगती है फ्रेश होने में। तो उसी के अनुसार है कि जन्म से मल जाने की दैनिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अग्नि, अब ये क्यों करते हैं अपन महत्व? ये भाई कोष्ठ परीक्षा का और अग्नि परीक्षा का क्यों महत्व क्या है कि भाई अल्प अग्नि में सभी का, अब उनको पता लग गया कि इसकी भाई अग्नि कम है, तो पहले अग्नि की है, फिर कोष्ठ का भी महत्व आएगा कि कोष्ठ निर्धारण पंचकर्म महत्व ये आगे है। तो पहले अग्नि की देख लेते हैं ना। अल्प अग्नि में सभी कर्म निषिद्ध। निषिद्ध कहने का मतलब है कि अगर आपको पता लग गया कि इसकी अग्नि मंद है, कि ये जितना खाना खा रहा है उतना पचा नहीं पा रहा, इसकी कैपेसिटी भी कम है, तो आपको उसी अनुसार उसको डोज देनी है औषध की, और उसी अनुसार आपको जो पंचकर्मा की प्रोसेस है वो करवाने। जैसे कि स्नेह की मात्रा निर्धारण करनी है, कि मान लो कि अगर इसकी अग्नि अच्छी है तो स्नेह की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए, अगर इसकी अग्नि कम है तो कम देनी चाहिए। विरेचन की मात्रा, इसी तरीके से वस्ती द्रव्य का निर्माण और संसर्जन क्रम का निर्माण। कहने का मतलब ये संसर्जन क्रम से क्या होता है? संसर्जन क्रम से क्या होता है? एक तरीके से अग्नि का दीपन होता है, अग्नि अच्छी होती है, ठीक है, अग्नि अच्छी होती है। यहाँ पे अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जैसे पेया, बिलेपी, अकृतमास रस यूज, फिर कृतमास रस यूज, इस तरीके से इसका पता किया जाता है, संचरण क्रम में किया जाता है। इसी तरीके से आप कोष्ठ पहले बात कर रहे हैं। कोष्ठ मैंने बताया था ना कि कोष्ठ 3 होते हैं, मृत्यु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ। अब अपना जो कोष्ठ कैसे पता लगेगा? सब अपना अपना, जैसे जो बच्चा क्लास ले रहा है उसको पता हो जाना चाहिए अब पढ़ने के बाद में, कि आप दिन में 1 बार 2 बार मल त्याग होना, मल पतना होना, आसानी से मल त्याग, क्षीर, उष्ण जल, मांस रस, कांजी, मल प्रवृत्ति हो जाने की आदत। मृत्यु कोष्ठ की बात कर रहे हैं। मृत्यु कोष्ठ वाला व्यक्ति क्या होता है कि भाई वो दिन में 1 बार ही फ्रेश में हो जाता है पूरी तरीके से, मल पतला त्याग करता है, वो आसानी से हो जाता है, उसको कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई कब्ज वाली स्थिति नहीं होती। और उसने दूध पी लिया, गर्म सा पानी पी लिया, मांस रस पी लिया, तुरंत उसको ये पीने के बाद में क्या हो जाता है, उसको मल प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब तुरंत उसके लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होता है। मध्यम कोष्ठ वाला कैसा होता है देखते हैं। दिन में 1 बार मल त्याग होना, सुसंयत मल
मृदु कोष्ठ की तुलना में मल त्याग में अधिक समय लगना है। तो ये बोल रहा है कि मध्यम कोष्ठ वाला कि भाई ये जाता तो एक बार ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो पतला था, यहाँ पे सुसाइड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, मतलब नॉर्मल एक तरीके नॉर्मल मान लो कि एक तरीके से, ठीक है। और मृदु कोष्ठ की तुलना में जैसे कि ये 5 मिनट लगाता तो ये 15 मिनट लगाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 10 मिनट मान लो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाएगा फ्रेश होने में एक तरीके से। ओके, इसी तरीके से क्रूड कोस्ट वाला देखो, प्रतिदिन मल त्याग न होना, प्रतिदिन ये करता ही नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया, आज कॉन्स्टिपेट रहा पूरे दिन, उसको फ्रेश नहीं हुआ, प्रतिदिन मल त्याग, कठिन या शुष्क मल प्रवृत्ति, और मतलब हार्ड हार्ड स्टूल करेगा एकदम, ठीक है। मल त्याग में अधिक समय लगेगा, 30-30 मिनट बैठा रहना पड़ता है इसको बाथरूम में। मल त्याग पश्चात संतोष नहीं होना, और जैसे कि मान लो कि हम मल त्याग करके बाहर आ गए बाथरूम से फ्रेश हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद में कि यार मुझे फ्रेश होना है, मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है उसको, ऐसा मन इच्छा होती है कि एक बार और फ्रेश होकर आ जाते हैं, तो उसको क्रूड कोस्ट बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है भाई, अपन ने अग्नि का फायदा देखा, क्रूड कोस्ट कोस्ट के प्रकार देख लिया, अब इसका फायदा क्या है। तो ये अब आप ये सोचो कि भाई कोई एनाटॉमिकल पोजीशन है कि मध्यम कोस्ट एनाटॉमिकल है, क्रूड कोस्ट एनाटॉमिकल की, इसमें ये डिजाइन हो गई तो क्रूड कोस्ट है, ये डिजाइन हो गई तो मध्यम कोस्ट है, ये तिरछा हो गया तो मृदु कोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्रियाएं, कि अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल, आयुर्वेद के अनुसार फिजियोलॉजिकल है, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, उसके साथ में मृदु, मध्य और क्रूड कोस्ट डिसाइड किया हुआ है। कोई बच्चा मेरे पास डाउट आया था इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कोष्ठ निर्धारण में पंचक्रम की महत्व, कि भाई अब जैसे किसी व्यक्ति को पता लग गया, आपके पास कोई पेशेंट आया, उससे आपने पूछा कि भाई आपको कैसे कैसे कितने दिनों में फ्रेश होते हो, कैसा मल त्यागता है, अपन बोलते हैं ना मल परीक्षा करते हैं, क्यों करते हैं, कोष्ठ का पता लग जाता है उससे। तो अपन अब उसका पंचकर्मा करवाएंगे तो उसमें लिए बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, कैसे देखो, मृदु कोष्ठ में 3 दिन, मध्यम कोष्ठ में 5 दिन, क्रूड कोष्ठ में 7 दिन। क्या स्नेहन क्रम, वह वमन क्रम में मृदु व मध्यम क्रूड कोष्ठ में क्रम से मृदु, मध्यम व तीक्ष्ण द्रव से वमन कराना चाहिए। विरेचन क्रम में वमन समान विरेचन द्रवों का प्रयोग क्रोष्ठ से करना चाहिए, अतः कोष्ठ परीक्षा का पंचक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है। इस परीक्षा न करने पर विभिन्न उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर, ये क्या बोल रहा है देखो समझना, कि भाई स्नेहन क्रम करवाओगे तो मृदु कोष्ठ को 3 दिन, मध्यम कोष्ठ को 5 दिन, क्रूड कोष्ठ को 7 दिन। इसी तरीके से बमन, जो मृदु कोष्ठ वाला है उसको मृदु औषध दो, मध्यम कोष्ठ वाला है उसको मध्यम औषध दो, और क्रूड कोष्ठ वाला है उसको तीक्ष्ण द्रव दो। इसी तरीके से विरेचन द्रव कराना है, कि भाई जो मृदु कोष्ठ वाला उसको मृदु विरेचन कराओ, जो मध्यम कोष्ठ वाला उसको मध्यम विरेचन कराओ, जो क्रूड कोष्ठ वाला उसको तीक्ष्ण औषध वाली, तीक्ष्ण जो विरेचन कराए उसकी ऐसी औषध दो। क्लियर। तो इस परीक्षा विभिन्न, अगर इनका यूज नहीं किया, जैसे कि मान लो कि इनका तो विभिन्न उपद्रव, क्यों, जैसे कि क्रूड कोष्ठ वाला व्यक्ति है, उसको अपन ने ऐसी औषध दे दी जो मृदु वालों को देनी चाहिए थी, तो उसके फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने मेडिसिन दे ली, फिर आप बोलोगे डॉक्टरी बेकार है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। उसके अनुसार आपको मेडिसिन देनी चाहिए। जैसे कि इस समय मैं एक पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, उसका क्रूड कोस्ट है, तो मैंने उसका वेरिएशन के लिए पहले क्या दिया उसको, 4 मतलब जैसे क्रूड कोस्ट वाला पेशेंट है मेरे पास इस समय प्रेजेंट, मैं क्लास ले रहा हूँ, उस समय से ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। क्रूड कोस्ट वाला जो व्यक्ति है उसको मैंने वेरिएशन के लिए, भाई सुबह उसको फ्रेश होना है, तो उसको मैंने जो अरंडी का तेल है वो कम मात्रा में दिया, कि मुझे लगा कि भाई, मुझे पता नहीं था क्योंकि ये रेफरेंस पे आया था, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं अपन, स्टार्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनको लगा कि भाई डॉक्टर ऐसे ही है। जैसे ही मैंने प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि भाई इनको तो क्रूड कोस्ट, इनको तो डोज ज़्यादा लगेगी, तो उस हिसाब से मैंने डोज दिया, तो मतलब रिजल्ट भी उसको अच्छा मिल रहा है। और मैं अगर परीक्षा नहीं करता, उससे हिस्ट्री नहीं लेता, ठीक है, उससे पूछता नहीं कि उससे, तो वो क्या, थोड़े दिन बाद में अपन कितनी दवाइयाँ ले लो वो फायदा ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति आ गया, ठीक है, ये तो मेरे पास क्रूड कोष्ठ का है, लेकिन आपके पास कोई मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति आ गया और आपने उसको क्रूड कोष्ठ वाली दे दी कि यार इसको क्रूड कोष्ठ है, आपने अंदाजे से ही, तो इसके बहुत भयंकर वाले लूज मोशन हो जाएंगे, मतलब ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, या फिर बमन वाली दे तो बहुत ज्यादा सीवियर अतियोग हो जाएगा उसको। तो इसलिए पंचकर्म कराने से पहले किसी व्यक्ति को आपको क्या कराना है, कोष्ठ का निर्धारण उसका कर लेना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जाएगा, तो ये पहली क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और ये मैं अगली क्लास तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।